नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुप्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह खास करके पीसीएस के, आजकल के झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस या अन्य पीसीएस के एग्ज़ाम में आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो न्यायिक समीक्षा को समझने के लिए हम उससे पहले जो है उससे जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। न्यायिक समीक्षा नामक अवधारणा जो है आई कहाँ से। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई? अमेरिका में। कब? 1803 में अमेरिका के कोर्ट में मार्बरी बनाम मेडिसिन मामला आया था, जिसमें कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा समाधान हुआ। उसी के बाद से जो है न्यायिक समीक्षा नामक वर्ड जो है का पॉलिटी में आगमन हुआ। तो इसमें हम अमेरिका तो एक नंबर सबसे पहले निकाला। उसके बाद है कि हमारे जो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया है वो अमेरिका से काफ़ी हद तक प्रभावित भी है। तो इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि न्यायिक समीक्षा जो है वो क्या है। न्यायिक समीक्षा जो है हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता है। संविधान हमारा बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ बिंदुओं को जो है मूलभूत करार दिया गया। कब करार दिया गया? 1973 के बाद केशवानंद भारती मामला जो आया था, केरल सरकार बनाम केशवानंद भारती। तो यह हम आगे देखेंगे केशवानंद भारती मामला क्या था। तो इसके बाद ही जो आधारभूत विशेषता की संज्ञा दी गई न्यायिक समीक्षा और अन्य कुछ संविधान को। तो इसमें क्या है कि ना तो कटौती की जा सकती है, मूलभूत विशेषता है मतलब इसमें संविधान के संशोधन के द्वारा, यानी संविधान के संशोधन के द्वारा इसमें ना तो कटौती की जा सकती है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है संसद में कानून लाती है, कानून पारित होता है, बिल आता है, पारित होता है, तो उसके थ्रू वो नए कानून बनाती है, जोड़ती है, किसी को समाप्त कर सकती है, किसी को जोड़ सकती है। तो लेकिन इस विधि के द्वारा भी न्यायिक समीक्षा, न्यायालय की जो शक्ति मिली है न्यायिक समीक्षा करने की, वो समाप्त नहीं की जा सकती है। ये क्योंकि संविधान का मूलभूत विशेषता है और संविधान के मूलभूत विशेषताओं से न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो है उसमें खिलवाड़ नहीं हो सकता है। न्यायिक समीक्षा जो है, अगर कोई कानून बना भी ऐसा जो हमारे मूल अधिकार या किसी को ठेस पहुंचा रही है, तो न्यायपालिका जो है उसे निरस्त कर सकती है उस बिल को, या उसे शून्य घोषित कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। न्यायपालिका द्वारा, किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यकारी प्रक्रिया। गवर्नमेंट के कितने पार्ट हैं? विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका, ये तीन। तो इसमें न्यायपालिका को ज़्यादा शक्ति दी गई है क्योंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसके पास है। यह विधायी और कार्यकारी प्रक्रियाओं में संवैधानिकता, किस चीज़ की? संवैधानिकता और वैधता की जांच करती है। तो संवैधानिकता क्या हो गई कि गवर्नमेंट जो बिल लाई, गवर्नमेंट जो कानून लाया है, यह किसी भी व्यक्ति के, नागरिक के मूल अधिकारों का खंडन तो नहीं करता है। मूल अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का काम है, तो वो उसके संवैधानिकता की जांच करती है, उसके वैधता की जांच करती है, और इसी शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नाम से अभी आपको पता चल रहा होगा, न्यायिक मतलब न्याय, समीक्षा मतलब कि उनका जांच करना। तो ये किसकी शक्ति है? न्यायपालिका द्वारा। और यह संविधान की मूलभूत शक्ति मिली है किसको? आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें किसको कर सकते हैं? देखिए, ये शक्ति जो है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही न्यायिक समीक्षा कर सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है किन किन से मुद्दों का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक छोटे छोटे मुद्दों का वो न्यायिक समीक्षा करते चले। तो जस्टिस कादरी ने, किसने? जस्टिस कादरी, न्यायमूर्ति कादरी ने इनको तीन कोटि में, तीन श्रेणियों में विभक्त किया कि इन तीन श्रेणियों का न्यायिक समीक्षा होगा। सबसे पहला कौन सा है? वो संविधान संशोधन की समीक्षा, यानी गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी जो संविधान बने हुए हैं उनमें कुछ संशोधन करती है, तो उनकी न्यायिक समीक्षा करती है कि क्या यह संविधान के जो मूलभूत संरचना है उस पर खड़े उतरती है कि नहीं खड़ा उतरता है। तो पहला कौन सा हो गया? संविधान संशोधन का। दूसरा कौन सा हो गया? संसद और विधायिका द्वारा पारित कानून। संसद या विधायिका में जो कानून पारित होते हैं, नए लॉ आते हैं, उनकी भी न्यायिक समीक्षा करती है, दूसरे श्रेणी में। तीसरा हो गया प्रशासनिक कार्यवाही, संघ यानी केंद्र और राज्य
के अधीनस्थ जितने भी प्रशासनिक कार्यवाही होते हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है कि कहीं यह किसी भी नागरिक का जो है मूल अधिकार, हर एक चीज का न्यायिक समीक्षा नहीं करती, मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है किसी का। तो ये न्यायिक समीक्षा का आपका बेसिक परिभाषा हुआ। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। चलिए अब हम देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। न्यायिक समीक्षा की परिभाषा हमने देखी, किन किन विषयों पे न्यायिक समीक्षा हो सकती है वो हमने देखा, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार किन के पास है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, वो हमने देखा। अब हम इनके महत्व को देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का महत्व किस लिए है। सबसे पहला इसका महत्व है कि संविधान की, किसकी, संविधान की सर्वोच्चता। हमारा जब संविधान बना था, प्रजातंत्र में क्या है कि सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। क्यों? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि संविधान अगर कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, यानी यहाँ सभी धर्मों को बराबर भाव मिलता, आदर सत्कार मिलता है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, सबका इक्वल कानून है सबके लिए। तो अगर सांसद जो है जीत के आती है और उन्होंने कानून बनाया कि इसे या तो एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया या एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो उससे क्या होता है कि संविधान की जो मूलभूत विशेषता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उस पर आघात पहुंचता है, क्योंकि वो उसके विपरीत कार्य करती है। तो इसलिए अगर न्यायिक समीक्षा होगी तो क्या होगा कि न्यायपालिका जो है उस आदेश को, उस कानून को रद्द कर देगी सांसद को, जो हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ओर कानून लाया जाता है अगर, तो उससे क्या होगा कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है और सबसे ऊपर संविधान होता, ना कि संसद। अगर ये ना रहे तो संसद अपने मनमाने फैसले लेगा और अपने हिसाब से कानून बनाएगा, जो कि संविधान के विपरीत भी जा सकता है। दूसरा क्या है, केंद्र और राज्य। अब इसके दोनों के बीच में संतुलन कैसे बना था, आइए आप देखिए। मान लीजिए केंद्र जो है बजट का कुछ भी एलोकेशन करता है या कोई भी अन्य कानून लाता है जिससे राज्य को जो है, राज्य की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचती है या उनके लिए कुछ घाटे का सौदा रहता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची बना था, उसमें राज्य सूची में कुछ को रखा गया केंद्र सूची में। तो इसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा इनकम वाले सारे चीज़ हैं, टैक्स वगैरह या जो भी चीज़ हैं, वो केंद्र अपने पास ले लेगी और घाटा वाला सौदा राज्य को दे देगी। तो उससे क्या होगा कि राज्य को काफी नुकसान होगा। तो इन दोनों के बीच संतुलन पैदा करने के लिए, क्योंकि खास करके केंद्र में अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है, तो दोनों के बीच आपसी मनमुटाव बना हुआ रहता है। तो इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए भी न्यायिक समीक्षा जरूरी है, ताकि उन पर न्यायपालिका की नजर बनी हुई रहती है। तीसरी है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सिटीजन है इंडिया का, भारत का, उनके जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जो भी हैं, तो वो उनका जो है रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। कल को जो है संसद को ऐसा आदेश ना पारित कर दे, जैसे 1951 में क्या हुआ था कि कानून यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाया गया था, मौलिक अधिकार से हटा के। उस समय तो उस पर रोक नहीं लगाया था सुप्रीम कोर्ट। उसकी चर्चा हम आगे चले के करेंगे कि उस पर रोक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो भी पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार था, जिसे कानूनी अधिकार में बदला गया। तो भविष्य में आगे कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी न्यायिक समीक्षा जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा तो जरूरी है, करेगा भी कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन उसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, वो अपनी किन शक्तियों का उपयोग करके न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा नामक शब्द है वो संविधान में कहीं नहीं पाया जाता है। न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्पेशल शब्द नहीं बना, कोई स्पेशल अनुच्छेद नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो कि न्यायिक समीक्षा को ही इंगित करता हो। तो ये न्यायिक समीक्षा होगी कैसे, तो संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को अन्य शक्तियां दी गई हैं, जिसके थ्रू वो न्यायिक समीक्षा करती है। जिनमें से कुछ को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, बाकी सबको नीचे लिख दिया जो कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट के यहाँ ऊपर लिखा है। इन कानून को, इन
अनुच्छेद का उपयोग करके वह संवैधानिक प्रावधानों के थ्रू न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करती है। तो सबसे पहला कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट भी ये आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया कि भाग 3 में, किसमें, भाग 3 में दिए गए कटौती के लिए कोई भी कानून नहीं बनाएगा। भाग 3 में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में 12 नंबर अनुच्छेद से आर्टिकल से लेकर 35 नंबर तक मौलिक अधिकार हैं। यानी भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के लिए कोई भी बदलाव या समाप्ति, ना तो इसे बदला जा सकता है, ना इसमें कोई कटौती कर सकता, ना इसे समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, संसद में कानून बनता है, तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त या शून्य घोषित कर सकती है। यह अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 13 से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में है क्या, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश तथा न्याय आदेश जारी कर सकता है। किसके रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 132, 133, 134 एंड 136 ये भी मिला है किसको, संवैधानिक अपील के लिए 132 में, सिविल मामला के लिए 133, 134 फौजदारी मामला यानी क्राइम वाले जो मामले होते हैं, सिविल मतलब कि जो क्राइम के नहीं होते हैं, 136 विशेष अनुमति याचिका, ये भी 136 में दिया गया है। तो ये सारे जो हैं न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 245 इसके अंदर क्या है कि आप ये देखिए कौन कौन, संसद और विधायिका। संसद क्या होता है, केंद्र का, विधायिका राज्य में। तो इन दोनों का कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है। तो कानून बनाने की सीमा का निर्धारण किया गया है, किस विषय पे कानून बना सकते हैं, और अगर इन्होंने इससे बाहर जाके काम किया तो उसे भी शून्य घोषित कर सकती है हमारी न्यायपालिका। आर्टिकल 368 देखते हैं संघात्मक विषयों पे। संघात्मक विषय यानी केंद्र का, केंद्र के विषयों पे अगर संघात्मक विषयों पे अगर कोई कानून बना है तो उसमें आधे से ज्यादा अगर राज्यों की सहमति नहीं ली गई है, यानी अगर 28 स्टेट हैं, अगर 14 से ज्यादा स्टेट की सहमति अगर नहीं ली गई है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बुरी नियत से किया गया कार्य करके घोषित करके उसे शून्य घोषित कर सकती है आर्टिकल 368 के द्वारा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून हैं, जैसे 138, 135, 143, 226, 227, 246, 251, 254, 372। जैसे आपका इंटर स्टेट विवाद जो होता है उनके लिए कुछ कानून बने हुए हैं, जैसे अभी कावेरी जल विवाद चल रहा था वो सब। तो ऐसे करके इन सभी आर्टिकलों के द्वारा जो है न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। बाकी न्यायिक समीक्षा अगर आप देखोगे तो संविधान में ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाद में अमेरिका में जो एक मामला आया था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेडिसन और मार्बरी मामला, उसके बाद से हमारे यहाँ पे ये हुआ है। और इनका विकास किस क्रम में हुआ है न्यायिक समीक्षा का, किस तरीके से, वो भी हम आगे देखेंगे। नोट कर लिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का जो है विषय क्षेत्र क्या है। मतलब कि न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किन किन मुद्दों को चुनौती दी जा सकती है। और ये सिर्फ सांसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ ही नहीं, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आदेश कुछ दिया गया है जो कि हमारे इन तीनों कैटेगरी में आता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकते हैं। उसके खिलाफ भी याचिका दायर होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर संविधान के मूल अधिकार जो दिए गए हैं संविधान से, हमारे मौलिक अधिकार, उनको अगर किसी सांसद या विधायिका ने कानून बनाया जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन किया कोई आदेश बना के, तो उसके लिए भी समीक्षा होगी और न्यायिक समीक्षा उसके लिए भी होगी। मूल अधिकारों का उल्लंघन जहां हो रहा है वहां पे अगर कानून संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, अगर संविधान जो बनाया है कानून उसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके विपरीत हैं, क्या जो सांसद कानून बनाती है या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, या फिर वैसे कानून या वैसे आदेश जो उस प्राधिकारी के क्षमता से बाहर हैं जिन्होंने उस कानून को बनाया है या उस आदेश को पारित किया है। अगर मान लीजिए स्कूल में बोला जाए कि एक शिक्षक जो हैं जिनका पढ़ाने का काम है, उन्होंने नियम जारी कर दिया या आदेश कर दिया कि स्कूल जो है 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, जबकि प्रधानाध्यापक का कहना है कि
4 बजे छुट्टी होगी। सिंपल सी, आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, इसका न्यायिक समीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रधानाध्यापक का कहना है कि स्कूल 4 बजे बंद होगा, शिक्षक ने बोला कि नहीं 12 बजे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे किस आदेश को नियुक्त किया जाएगा? शिक्षक को, क्योंकि उसके पास उस कानून, उस आदेश को पारित करने की ऑथोरिटी नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा इन 3 विषय क्षेत्रों पे बनती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मामला देखते हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा, इसके थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा कैसे कैसे हमारे देश में बढ़ती गई। सबसे पहले एक केस आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला। कब आया था? 1951 में। ठीक है, यह मामला क्या था कि 1951 में जो है भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन में क्या किया था? संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया था? मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी कर दिया था। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद वाले मामले में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी कर दिया गया था। तो उन्होंने याचिका दायर की कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें छेड़छाड़ की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसके ये में डिसीजन दिया? भारत सरकार के तरफ डिसीजन दिया कि ये नहीं, संपत्ति का अधिकार कानूनी होगा। और क्यों डिसीजन दिया वो आगे चल के हम देखते हैं। ऐसा ही कुछ केस आया था सज्जन सिंह बनाम भारत सरकार मामला 1965 में। कब आया था? 1965 में सज्जन सिंह मामला। तो सज्जन सिंह मामला राजस्थान सरकार के थ्रू था, राजस्थान सरकार के विरोध में। उसमें भी क्या किया? गवर्नमेंट के फैसले में सुनाया, हक में फैसला सुनाया। तो ये दोनों फैसला क्या हुआ? ये दोनों मैटर जो है गवर्नमेंट जीती। कौन सा? गवर्नमेंट जीती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं कि गोलकनाथ मामला। ठीक है, गोलकनाथ मामला जो है, गोलकनाथ का मामला आया था ये पंजाब सरकार के विरुद्ध में 1967 में, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार। इसमें क्या आपका था कि गोलकनाथ वाले मामले में कि किसी भी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया कि सांसद जो है या विधायिका नागरिकों के मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन या कटौती नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, इसमें कौन जीता? गोलकनाथ जीता। मतलब पहली बार जो है सरकार का साथ छोड़ के 1967 में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन यानी नागरिक के पक्ष में फैसला सुनाया किसके? गोलकनाथ मामले में, और बोला कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन इन दोनों में 1951 और 1965 में जो है सज्जन सिंह मामला और शंकरी प्रसाद मामला, इन दोनों में गवर्नमेंट के फैसला सुनाया, हक में संपत्ति का अधिकार को कानूनी कर दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार था। यानी वहां भाग 3 में छेड़छाड़ हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये 24वां संशोधन क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आगे चल के जितने भी हुए भारत सरकार के फैसले जो कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? निरस्त किया। तो सवाल ये उठता है कि 1951 में और 1965 में उस समय उन्होंने निरस्त क्यों नहीं किया? उस समय उन्होंने संपत्ति के अधिकार को कानूनी क्यों रहने दिया? मौलिक अधिकार में क्यों नहीं वापस किया? उस कानून को निरस्त क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो उस समय ऐसा भी हो सकता है कि उस समय तुरंत स्वतंत्रता मिली थी और जो भी सत्ता चला रहे थे, केंद्रीय सत्ता या राज्य की सत्ता, वो लगभग सभी जो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ की न्यायपालिकाओं ने उन पे भरोसा जताया कि इन्होंने लोगों ने अपने देश के लिए इतना कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, तो उनके नेतृत्व पे जो है एक भरोसा जताया, उनके क्षमता पे विश्वास किया और उनके मामला में ज़्यादा दखल नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे 1965 के बाद जो है, खास करके इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उस समय आई थी, उस समय के बाद जो है न्यायपालिका ने विधायिका में दखल देना शुरू कर दिया। कैसे? देखिए 1967 में क्या किया? गोलकनाथ मामले में गोलकनाथ के तरफ फेवर दे दिया। उसके बाद क्या किया? 2-3 चीज और। एक था आपका प्रेशर एक्ट जो था आपका, वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी जो लाई थी कि देसी जो रियासत थे या रजवाड़े थे उनको क्या पेंशन देना बंद कर दिया। उनके खिलाफ भी उन्होंने उसे निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं आपको ये करना होगा। फिर क्या कि प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक लगाया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, तो उससे भी क्या किया? किसने निरस्त कर दिया? आपको सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी में क्या हुआ कि 1971 में क्या हुआ? मध्यावधि चुनाव। आप लोग जानते होंगे मध्यावधि चुनाव किसने कराया था? इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने, लेट इंदिरा गांधी, हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर।
तो इंदिरा गांधी ने कराए, इसमें से उनको बहुमत मिला, बहुमत तो मिला। उन्होंने ताबड़तोड़ सिर्फ 24वां संशोधन नहीं किया, एक 25वां भी किया और 26वां भी किया, जिससे कि उन्होंने जो अपना प्रेस एक्ट था वो भी पारित कर दिया, और जो रियासतों को जो पैसा मिल रहा था, भत्ता मिल रहा था, उन्होंने राज रजवाड़ों को उन्हें भी बंद किया। और 24वां संशोधन में, 24वां संशोधन ये है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया कि सांसद जो है संविधान में संशोधन के द्वारा बदलाव कर सकती है और मूलभूत अधिकारों में भी चेंजिंग कर सकती है। 24वां संशोधन के द्वारा आया ये कब? 1971 में, इस मामले के बाद, गोलकनाथ मामले के बाद। अब हम देखते हैं कि केशवानंद भारती मामला, जो कि इसके 2 साल के बाद आया, जो कि केरल सरकार बना केशवानंद भारती मामला था। इसमें क्या हुआ कि पहले 11 जज, कितने? 11 जज की बेंच बनी। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था। फिर इसे क्या किया गया? 13 जज किया गया। ठीक है, ये इतना विवादास्पद मामला था। इसमें जो है 13 जज में फैसला कैसे हुआ? 7 वर्सेस 6, यानी 7 एक तरफ थे, 6 एक तरफ थे। तो बहुमत का फैसला आया। केशवानंद भारती मामला में बताया गया कि संविधान संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन वह संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत जो विशेषता है, हमारे आधारभूत संरचना है जो संविधान की, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। सिर्फ मौलिक अधिकार में ही नहीं, संविधान की जो मूलभूत संरचना है, आधार रूप इसकी जो है, जैसे कि आपका एक तो मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, मौलिक अधिकार। उसके बाद फिर आपका हो गया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ये सब क्या है कि आधारभूत, ये संविधान के आधारभूत संरचना है। इसमें कोई छेड़छाड़ केशवानंद भारती मामला में दिया गया कि नहीं कर सकती है, और यही 1973 में आया, यानी 24वां संशोधन को खारिज करते हुए इसमें ये आया। 24वां संशोधन रहेगा, लेकिन वो इसके आधारभूत संरचना में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसको खत्म नहीं कर सकती है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका से नहीं छीन सकती है। तो ये सब क्यों हुआ है? 1973 में। और इसमें कितने थे? 13 जज थे, 7 और 6 की बहुमत हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि इन्होंने कहा कि संविधान की आधारभूत संरचना में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना क्या है ये किसी को डिफाइन ही नहीं किया गया था कि कौन से विषयों को हम आधारभूत संरचना में रखेंगे। तो इसके बाद ही 1973 के बाद ही जो है इसको परिभाषित किया गया आधारभूत संरचनाओं को, और जो जो विषय थे इनमें रखे गए। तो ये हमारे क्या थे? न्यायिक समीक्षा के टॉपिक थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। और हम अगले क्लास में जो है कौन सा चैप्टर लेके आएंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं कोई कठिनाई हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको अगले चैप्टर में डील करने का कोशिश करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।